सुप्रभात बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को भी आप लोग जारी रखे होंगे। विद्यालय की तरफ से बहुत सारे वीडियो और आपके पढ़ाई के लिए बहुत सारे कार्य जो है आपको प्रतिदिन भेजे जा रहे हैं और इन सब कार्यों को आप समय से पूर्ण कर लेंगे ताकि आप पीछे ना रह जाए, कहीं पाठ्यक्रम से पीछे आप ना चले। और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बात करेंगे जो कार्य हम लोग कक्षा में कर चुके हैं इससे पहले। तो व्याकरण हमारा चल रहा था जिसमें हम अव्यय कर चुके थे, अव्यय पढ़ चुके थे। तो अव्यय से संबंधित जितने भी आपके अभ्यास कार्य हैं NH में, वो आप स्वयं घर पे करेंगे और उससे संबंधित जितना भी आपका कार्य पाठ्यपुस्तक में है वो भी आप पूर्ण करेंगे। और अगर इन सब चीज़ों में कोई शंका है तो आप उस शंका का निवारण जैसे ही आप विद्यालय आएंगे हम उस शंका का निवारण करेंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई भी ऐसा प्रकरण है जो आपको नहीं समझ में आया इस दौरान तो उसे हम पुनरावृत्ति के समय पुनः आपके साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अव्यय से संबंधित जो भी कार्य आपको करवाया गया है इससे पहले वो सभी कार्य आप NH में पूर्ण कर लेंगे। उसके साथ साथ अभ्यास पुस्तक में भी जितने भी आपके कार्य हैं वो भी पूर्ण करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने व्याकरण के दूसरे प्रकरण पर और उसको शुरू करने से पहले आपसे कुछ मैं पूछना चाहूँगी जो कि आप पिछले कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। तो जैसा कि हम लोग बातचीत करते हैं अपनी भाषा के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, क्योंकि बिना भाषा के हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा ही नहीं सकते, है ना। तो भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई के बारे में बात करें तो वो आप बता सकते हैं कि क्या है ये? हाँ, ज़रूर आपको पता है कि इसे हम वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड जो कि हम वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ते हैं, छोटा से लेकर ज्ञा तक, और जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं जो एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। जब हम उन वर्णों को साथ में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद एक शब्द बनता है। और अगर हमने यहाँ पर वर्ड लिए हैं कलम, तो इससे एक शब्द बना है कलम, अर्थात कलम का एक अर्थ निकल रहा है, एक वस्तु का हमें आभास हो रहा है जिससे कि हम लिखने का कार्य करते हैं। अर्थात कलम शब्द का अपना एक अर्थ है और जिस शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। और उन्हीं वर्णों को हमने थोड़ा सा आगे पीछे करके दूसरा शब्द बनाया है मालक। तो जिन शब्दों के उच्चारण से हमें उसके अर्थ का बोध नहीं होता है, अर्थ का पता नहीं चलता है, इसका अर्थ है कि वह निरर्थक शब्द है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है उससे हम अपने विचारों को प्रकट ही नहीं कर सकते। तो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए सबसे पहले तो हम सार्थक शब्दों को लेते हैं और फिर उन सार्थक शब्दों का हम मेल करते हैं, है ना। जब सार्थक शब्दों का मेल करते हैं और उसको व्यवस्थित रूप से रखते हैं तो उससे हमारा एक वाक्य बनता है और वाक्य को जोड़ते हुए हम फिर अपने विचारों को बहुत ही आसानी से एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, ठीक। तो उन्हीं वाक्यों को यहाँ पर हम जोड़ते हुए हमने एक वाक्य बनाया है इन शब्दों से, राम जा रहा है विद्यालय। तो बच्चों, जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं, है ना, तो उन्हीं शब्दों को फिर हम पद कहते हैं। शब्द अपने में स्वतंत्र होता है, उसे किसी भी वाक्य के साथ हम उसके आवश्यकता अनुसार हम जोड़ते हैं, ठीक है। और जब हम वाक्य में उसको जोड़ लेते हैं तो उसी शब्द को हम पद कहते हैं। अर्थात वाक्य में जुड़ने के बाद शब्द जो है वो पद कहलाने लगते हैं और जब इन पदों को हम व्यवस्थित रूप से रखते हैं तभी हमारा वाक्य जो है वो स्पष्ट होता है। और व्याकरण का एक नियम भी है, क्योंकि जब हम भाषा की बात करते हैं तो व्याकरण को हम साथ में लेकर चलते हैं। यदि हम व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारी भाषा अशुद्ध कहलाएगी, शुद्ध रूप से सामने नहीं आएगी, अस्पष्ट होती है, उसमें स्पष्टता नहीं होती है, जिसके कारण हम दूसरे की विचारों को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम नियम की बात करते हैं तो सबसे पहले हिंदी में वाक्य में कर्ता का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद कर्म आता है और उसके पश्चात क्रिया। तो इसी के आधार पर हम वाक्य निर्धारित करते हैं और वाक्य शुद्ध रूप से बनाते हैं। वाक्यों का निर्माण इसी प्रकार से शुद्ध रूप से बनता है। तो पहला
अगर हम देखेंगे पहला वाक्य तो उसमें राम करता है, उसके बाद हमने क्रिया लिया है, जा रहा है, फिर है विद्यालय। इसी प्रकार से अगर हम क्रमानुसार अगर नहीं रखते हैं वाक्य को तो वाक्य अस्पष्ट रूप से हमारे सामने आएंगे और हम अपने बातों को समझाने में असमर्थ होंगे। इसीलिए जब भी वाक्य का निर्माण करें तो इस पद्धति को ध्यान में रखें, व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखें। तो सबसे पहला जो हमारा नियम है वाक्य बनाने के लिए, तो वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हमें सार्थक शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह व मेल को वाक्य कहते हैं। तो सार्थक तो होने ही चाहिए और उसके साथ साथ व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित का मतलब है